अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और अब तक हमने इसकी डेफिनेशन और करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं। इस वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या इसका जो पुराना नाम था मेंटल रिटार्डेशन MR जिसे हम कहते थे, उसकी आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस के डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन मेथड्स को डिस्कस करने से पहले कुछ कंसिड्रेशंस हैं जो माइंड में होनी चाहिए इसके डायग्नोसिस या आइडेंटिफिकेशन से पहली बात तो ये कि ये डायग्नोसिस जो है या आइडेंटिफिकेशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, ये डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान होनी चाहिए, यानी कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंस के आखिर तक, यानी कंसेप्शन से लेकर एम्ब्रियो से एडोलेसेंस के आखिर यानी 18 ईयर्स ऑफ एज तक राउंड अबाउट। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो पुराने क्राइटेरिया में 18 ईयर्स एग्जैक्टली कहा गया था, लेकिन अब इसे डेवलपमेंटल पीरियड कहा जाता है। दूसरी बात ये कि जो एडेप्टिव बिहेवियर है उसको अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व किया जाए कि आया कि इंडिविजुअल जो है वो अडेप्टिव बिहेवियर की डोमेन्स में, यानी सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, स्पीच एंड लैंग्वेज, सोशलाइजेशन और जो मनी मैटर्स, इस तरह की, या मैच्योरिटी, सोशल मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की जो वो सारे काम हैं क्या वो कर पाता है या नहीं कर पाता। तो अडेप्टिव बिहेवियर को हम देखेंगे और उसके अलावा हम जो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको गौर से उसको असेस करने की कोशिश करेंगे कि आया कि उसका IQ कम है या नहीं। अगर तो IQ कम है तो देखेंगे उससे कॉरस्पॉन्डिंग अडेप्टिव बिहेवियर जो उनसा है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, और या फिर अडेप्टिव बिहेवियर अगर कम है तो उसके साथ साथ IQ को भी देखेंगे, यानी हम IQ और अडेप्टिव बिहेवियर दोनों को इकट्ठा जो उनसा लेकर क्राइटेरिया के तौर पर यूज़ करेंगे। किसी एक ही बेस पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का फ़ैसला नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये कुछ इसकी कंसिड्रेशन है जिनको हमें माइंड, और एक और बात के जो इस वक्त के एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग फ़ैसला किया जाएगा। एक पर्सन है, उसकी पहले हालत क्या थी, उसकी बेस पर सिंपली फ़ैसला नहीं किया जा सकता इस वक्त अगर उसके वो क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है या नहीं। ऑब्वियसली डेवलपमेंटल पीरियड के दौरान ही, इस दौरान ही चेक करना है मौजूदा हालात में क्या वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है या नहीं। ठीक है जी। अब जो इसकी आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस के लिए मेथड्स या टेक्निक्स हैं उनको बेसिकली हम 3 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रीनेटल पीरियड में भी इसकी आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस पॉसिबल है, पेरीनेटल स्टेज पर और पोस्ट नेटल स्टेज पर। सबसे पहले हम प्रीनेटल स्टेज की अगर बात करें तो प्रीनेटल स्टेज पर भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम डायग्नोज या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फीटस है, यानी इन द वॉम ऑफ द मदर, जो एक बेबी है, वो एक ख़ास फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहा होता है। हम उस फ्लूइड का सैंपल लेकर उस सैंपल की मदद से जो अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या कोई मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हैं या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको असेस किया जा सकता है बेबी की बर्थ से पहले, यानी दुनिया में आने से पहले ही। जब वो फीटस की फॉर्म में होता है, प्रीनेटल स्टेज पर होता है, तो वो जिस फ्लूइड के अंदर वो फ्लोट कर रहा होता है प्लेसेंटा के अंदर या इन द वॉम ऑफ द मदर, तो उस फ्लूइड का सैंपल लेकर उससे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर जो मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस हैं, ये जिनसे क्लियरली पता चलता है कि ये बच्चा जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार होगा। मिसाल के तौर पर एक जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसे PKU कहते हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की एक टाइप है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम जिसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, आमतौर पर इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 47 क्रोमोसोम्स होना डाउन सिंड्रोम की अलामत होती है। इसी तरह कुछ क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है जी, या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका पता प्रीनेटल स्टेज पर ही चलाया जा सकता है। नंबर 2, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए पेरीनेटल स्टेज और पोस्ट नेटल स्टेज की हम बात करेंगे। पेरीनेटल स्टेज पर एट द टाइम ऑफ बर्थ या आफ्टर बर्थ, सून आफ्टर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, हम तब भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता चला सकते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ हम कुछ तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या सेरेब्रल प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो हमारा हेड है उसके फॉर्मेशन में ही मसला होता है। पैदाइशी तौर पर एग्जैक्ट या एन बर्थ के वक्त या बर्थ के फ़ौरन बाद
पता चल जाता है कि अगर हेड का साइज़ बहुत छोटा हो तो हम उसे माइक्रोसेफेली कहेंगे, बहुत बड़ा हो तो हाइड्रोसेफेली कहेंगे, अगर पानी की वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड्स की वजह से बड़ा हो तो हाइड्रोसेफेली, और अगर किसी ट्यूमर या किसी चीज़ की वजह से हो तो उसे हम फिर मैक्रोसेफेली कहते हैं। तो इस तरह के जो सेरेब्रल के प्रॉब्लम्स हैं या स्कल के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका पता एट द टाइम ऑफ बर्थ लग जाता है। इसके अलावा कुछ जो डिजीज़ है, जैसे मैंने PKU का पीछे जिक्र किया है, उसके एट द टाइम ऑफ बर्थ और सून आफ्टर बर्थ न्यू बॉर्न का जो सैंपल है, ब्लड का सैंपल लेकर या यूरिन का सैंपल लेकर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि स्पेशली मैंने PKU का नाम लिया है उसका पता चलाया जा सकता है। अगर तो यूरिन में या ब्लड के अंदर पायरोविक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाए, दैट मीन्स कि ये PKU या फिनाइल कीटोनूरिया जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में एक ख़ास एक किस्म की टाइप है जो मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल जो इम्बैलेंसेस हैं उसकी वजह से होती है, तो उसका पता एट द टाइम ऑफ बर्थ भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर बहुत ज़्यादा हाइपॉक्सिया या एनॉक्सिया हुआ हो, यानी ऑक्सीजन की शदीद कमी हुई हो, जो बेबी है वो उसका सारा बॉडी का कलर ब्लू हो जाता है अगर वो न्यू बॉर्न होता है और ऑक्सीजन की शदीद कमी हो, और वो शुरू में मतलब जो इसकी बेबी क्राई होती है, फर्स्ट क्राई, वो होना बड़ा ज़रूरी होती है, वो ना हुई हो तो भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं नर्वस सिस्टम की ग्रोथ में और जो अल्टीमेटली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह बन सकती है। ठीक है जी। तो दूसरा हम जो पेरीनेटल स्टेज है उस पर या पोस्ट नेटल स्टेज उस पर भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पता चला सकते हैं। अब हम पोस्ट नेटल स्टेज जब चाइल्डहुड या उसके बाद अर्ली एडोलेसेंस उस स्टेज पर कैसे पता चला जा सकता है, उसको हम या कैसे डायग्नोस किया जा सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, उसको डिस्कस करते हैं। उसके लिए केस हिस्ट्री एक मेथड यूज़ किया जा सकता है। केस हिस्ट्री बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी मेंटल रिटार्डेशन को डायग्नोज या आइडेंटिफाई करने के लिए। अब केस हिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं? केस हिस्ट्री में आपने पूरी हिस्ट्री लेनी है। अब इसमें सिर्फ बेबी की हिस्ट्री नहीं है, बिफोर बर्थ मदर के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको क्या स्ट्रेसेस रही हैं, उसकी जो डाइट या न्यूट्रिशन वो कैसी रही है, उसने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं किया, कोई ड्रग्स वगैरह, ड्रग से मुराद सिर्फ नशावर चीज़ें नहीं ली जाती बल्कि एक्सेसिव मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो भी हार्मफुल हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिसमें लेड वगैरह की मिकदार ज़्यादा हो तो वो न्यू बॉर्न पर असरअंदाज हो सकती है। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ बर्थ जो डिलीवरी और लेबर के जो इश्यूज़ आ सकते हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। बिफोर बर्थ कोई प्रॉब्लम्स है, एट द टाइम ऑफ बर्थ डिलीवरी और लेबर के जो इश्यूज़ हैं, एनॉक्सिया वगैरह, हाइपॉक्सिया वगैरह मैंने जैसे बताया इनका जिक्र किया, तो वो भी हम उसमें शामिल करते जाएंगे। या उसके बाद दुनिया में आने के बाद अगर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शंस हो जाएँ, कोई इंजरीज़ हो जाएँ, कोई हेड को कोई चोट लग गई है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए, कहते हैं जी इसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था और फलां इस तरह की बचपन में बड़ी शदीद किस्म के मसले हुए थे, तो ये सारी डिटेल्स, या ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, मदर और जो चाइल्ड है उनके ब्लड के अंदर कंपैटिबिलिटी ना हो, वो जब ब्लड एक दूसरे कंपैटिबल होते हैं तो वो जो ब्लड सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ आसानी से रह सकते हैं, लेकिन इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से वो एक दूसरे के एंटी काम करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, या इस तरह के बाद में जो कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो उनको हम एक केस हिस्ट्री की फॉर्म में कंपाइल करके उससे भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि आया कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल है या नहीं। केस हिस्ट्री के अलावा इंटेलिजेंस ऑब्वियसली जो दो मेन क्राइटेरिया हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल और अडेप्टिव बिहेवियर। इंटेलेक्चुअल लेवल यानी उसका IQ कैसा है, इसको चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये IQ को चेक करना ना सिर्फ एक तो उससे हमें ये पता चलता है कि अगर 70 या बिलो IQ है तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है बच्चा, प्लस वो उससे उसकी जो कैटेगराइजेशन है माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड की, ये किस लेवल का इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। इंटेलेक्चुअल डिसेबल सभी एक जैसे नहीं होते, कुछ कम होते हैं, कुछ उससे ज़्यादा, कुछ और शदीद किस्म के, कुछ बहुत शदीद या प्रोफाउंड लेवल जिसे हम कहते हैं। तो वो भी ये जो IQ लेवल है उससे आसानी से पता चला जा सकता है। उसके दो फ़ायदे हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस भी और उसकी फिर आगे से कैटेगराइजेशन भी उससे की जा सकती है IQ से। और IQ चेक करने के लिए
ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, बड़ी किस्म के टेस्ट, पावर टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। रिकमेंड किया जाता है कि इंडिविजुअल टेस्ट अप्लाई किया जाए, एक बंदे पर जो एक टाइम पर इस्तेमाल किया जाता है वो टेस्ट अप्लाई किया जाए। और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जितने ज़्यादा टेस्ट हैं उनको इस्तेमाल किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। किसी एक टेस्ट की बुनियाद पर फैसला ना कर लिया जाए कि इसका IQ लो है। हो सकता है किसी में ख़ास तरह की इंटेलिजेंस हो, मिसाल के तौर पर हम एक वर्बल या वर्बल टेस्ट इस्तेमाल करें जिसमें लैंग्वेज कंटेंट है। हो सकता है कि बच्चा पढ़ना लिखना ना जानता हो या पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा ना हो, लेकिन परफॉर्मेंस वाली जो चीज़ें हैं वहाँ वो बहुत अच्छा हो, प्रैक्टिकल स्किल्स में, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट के ज़रिए भी उसका IQ चेक किया जा सकता है। ठीक है जी, तो यानी नॉन वर्बल टेस्ट अप्लाई किए जा सकते हैं वर्बल की बजाय। वर्बल की बजाय नॉन वर्बल टेस्ट भी अप्लाई किए जा सकते हैं। मैक्सिमम जितने टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो दो मोस्ट फेमस टेस्ट हैं इस हवाले से वो विस्क है और स्टैनफोर्ड बेनी टेस्ट है। स्टैनफोर्ड बेनी, अल्फ्रेड बेनी टेस्ट आपने सबसे पहले जो पहला टेस्ट इंटेलिजेंस से ईजाद हुआ था वो अल्फ्रेड बेनी ने बनाया था 1905 में। उसकी फिर एक फॉर्म चेंज होकर स्टैनफोर्ड बेनी टेस्ट बना। ठीक है जी, उसमें फिर कई चेंजेस आती गई वक्त के साथ साथ। वो एक बड़ा एक ऑथेंटिक टेस्ट माना जाता है। और दूसरा विस्क, वेक्सलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, इसको बच्चों की इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड टूल माना जाता है। तो इन टेस्ट को भी यूज़ किया जा सकता है IQ चेक करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली एक बड़ी वाज़ेह कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। अगर IQ बहुत लो हो, यानी 70 और भी लो हो, जो मॉडर्न डेफिनेशन में है कि जी 2 स्टैंडर्ड डिवीजन भी लो हो, वो भी ऑलमोस्ट इतना ही बनता है। 70 से बिलो जितना भी होगा उतना ही फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, वो शिद्दत उसमें आती जाएगी। ठीक है जी, तो दूसरा इसके लिए जो एक और इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि वो अडेप्टिव बिहेवियर है, कि बच्चा किस हद तक अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट है और लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको कोप करने के काबिल हुआ है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना, रिएक्ट करना, सोशल मैच्योरिटी का मुजाहरा करना, सोशलाइजेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज, मनी मैटर्स, ठीक है जी, सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, ये सब जो उनसे अडेप्टिव बिहेवियर में आती हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में क्या करते हैं। तो अडेप्टिव बिहेवियर को जो है चेक करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक दूसरी मेजर करैक्टरिस्टिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। जैसे मैंने पहले कहा कि इन दोनों को इकट्ठा चेक किया जाता है, दोनों के ज़रिए इकट्ठा फैसला होना होता है कि आया एक पर्सन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वो शिकार है या नहीं है। ठीक है जी, तो अडेप्टिव बिहेवियर के हवाले से ऑब्जर्वेशन वगैरह तो की जा सकती है कि बच्चा जो सा ये काम नहीं कर पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा, लैंग्वेज इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके लिए बाकायदा रेटिंग स्केल्स और टेस्ट्स बने हुए हैं। ठीक है जी, तो एक जो इसके लिए स्केल है वो है जी अमेरिकन एसोसिएशन फॉर मेंटली रिटार्डेड AAMR। उस एसोसिएशन ने एक टेस्ट बनवाया था ABS। ठीक है जी, अडेप्टिव बिहेवियर स्केल ABS-S, अडेप्टिव बिहेवियर स्केल फॉर स्कूल, यानी ये जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं उनके अंदर अडेप्टिव बिहेवियर को चेक करने के लिए टेस्ट बनाया गया था कि आया कि उनका जो अडेप्टिव बिहेवियर है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग, जो उस एज के बच्चे नॉर्मली जिस तरह का बिहेवियर शो करते हैं या जितनी उनके अंदर स्किल्स आ जाती हैं, जितनी काबिलियत आ जाती है, आया स्कूल एज गोइंग बच्चों में वो काबिलियत आ चुकी है या नहीं। अगर वो बहुत बिलो लेवल की है दैट मीन्स कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही है। इस टेस्ट के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट की 9 डोमेन्स हैं और सेकंड पार्ट की 7 डोमेन्स हैं। जो 9 डोमेन्स हैं उनके अंदर 9 एबिलिटीज़ हैं कि जो एक ख़ास एज में बच्चे के अंदर आ जानी चाहिए, वो चेक किया जाता है कि आया ये एबिलिटीज़ इस एज के अंदर आ गई हैं या नहीं। ठीक है जी, तो उन्हें हम 9 डोमेन्स कहते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में वो 9 एबिलिटीज़ है बेसिकली, और सेकंड पार्ट में जो 7 डोमेन्स पेश की गई हैं वो बेसिकली 7 पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे अनवांटेड या जो ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि मेल अडेप्टिव हैं, जो कि ठीक नहीं है, गलत हैं, ख़राब है, पर्सनैलिटी के अंदर बिगाड़ है, बिहेवियर के अंदर कोई ख़राबी है, वो अडेप्ट कर लिए बच्चे ने। वो किस हद तक अडेप्ट कर लिए वो नेक्स्ट 7 डोमेन्स के अंदर जो उनसे वो चेक किया जाएगा। तो फर्स्ट 9 डोमेन्स के अंदर उसकी सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं, इंडिपेंडेंस लेवल है कि वो सारे अपने काम, खाना पीना, सोना, नहाना, कपड़े पहनना, उतारना वगैरह, ये वो खुद कर सकता है या नहीं। ठीक है जी, इसके अलावा उसकी जो है मनी मैटर्स को डील करना है, उसकी सोशलाइजेशन है कि लोगों के साथ वो उनको मैनेज डील कर सकता है या नहीं कर सकता, स्पीच एंड लैंग्वेज है,
ठीक है जी। इसके अलावा टाइम वगैरह या ख़ुद को डायरेक्ट करना कि वो अपनी खेल खोलना, जिस तरह के जो काम हैं वो खुद और अपने मुख्तलिफ़ कामों में इंटरेस्ट ले सकता है, इनिशिएटिव्स ले सकता है कि नहीं, इस तरह की 9 डोमेन्स हैं। और दूसरे में जैसे अब्यूज़िव बिहेवियर होता है, सेल्फ अब्यूज़िव बिहेवियर है, ख़ुद को नुकसान पहुंचा लेना, रिस्की बिहेवियर होता है, इस तरह की जो सी डोमेन्स हैं वो 7 डोमेन्स उसमें सेकंड पार्ट में शामिल की गई हैं। तो इसे ABSS यानी अडेप्टिव बिहेवियर स्केल फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, ठीक है जी, ये AAMR के बिहाफ पर तैयार किया गया था। लैम्बार्ट, लेलैंड और ये इसके मेकर्स थे 1993 या 83 या 93 समथिंग लाइक दैट, इस ईयर में इसको ये तैयार किया गया था। इसके अलावा एक और अडेप्टिव बिहेवियर स्केल भी है, विनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल। विनलैंड अडेप्टिव बिहेवियर स्केल्स के भी 3 वर्जन है बेसिकली। एक वर्जन जो है वो टीचर इस्तेमाल करता है स्टूडेंट्स को डायरेक्टली खुद चेक करने के लिए, और बाकी 2 वर्जन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है जो डायरेक्ट केयर गिवर है बच्चे का, यानी वो उसकी आया हो सकती है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, जो भी बच्चे की देखभाल कर रहा है वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। उन 2 वर्जन्स को, एक वर्जन स्पेशली टीचर्स के लिए बना है, और इन वर्जन्स में बेसिकली 4 डोमेन्स हैं, ठीक है जी। एक है जी सेल्फ हेल्प स्किल्स, बच्चा अपने सारे काम जो बेसिकली ख़ास एज में बच्चा करने काबिल होता है वो खुद कर सकता है या नहीं, सेल्फ हेल्प स्किल्स, ठीक है जी। अपना खुद खाना, खुद पीना, खुद टॉयलेट जाना, खुद वो ड्रेस अनड्रेस करना, इस तरह ये सेल्फ हेल्प स्किल्स कहलाती हैं। डेली लिविंग स्किल्स उसकी दूसरी डोमेन है, जिसके अंदर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामलात हैं जिनको डील करना, ख़ास तौर पर जो मनी मैटर्स वगैरह जैसे होते हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो डेली लिविंग स्किल्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। या वोकेशनल स्किल्स हैं कि कोई बंदा खुद काम करके अपने लिए कमाने के लायक हो जाए, तो ये डेली लिविंग स्किल्स में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इस इंडिपेंडेंस लाइफ में वो अचीव कर सके कि हमेशा किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। तीसरा इसमें सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन के अंदर स्पीच एंड लैंग्वेज और सोशलाइजेशन आ जाएगी। स्पीच वो बोलने के किस हद तक काबिल है और अपनी एज के अकॉर्डिंग, और स्पीच लैंग्वेज कितनी डेवलप है, और सोशलाइजेशन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का जो फ़न है वो उसके अंदर किस हद तक मौजूद है। और 4th नंबर पे उसकी मोटर स्किल्स हैं, यानी डेवलपमेंट वगैरह उसकी कैसी है, उसकी चलना फिरना, चाल ढाल, ये सब जो सी हैं वो मोटर स्किल्स के अंदर आ जाएंगी। तो विनलैंड के अंदर 4 बेसिकली डोमेन्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं, जिनमें सेल्फ हेल्प स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटर स्किल्स। इसके अलावा जो कुछ इनफॉर्मल मेथड्स हैं, अदर मेथड्स जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जो केयर गिवर्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको डायरेक्टली बता सकते हैं कि बच्चा जो सा है ये 2 साल का, 1 साल का चलना शुरू हो जाता है, ये बच्चा 5 साल का चलना शुरू हुआ था या 3 साल का चलना शुरू हुआ था। ये जो सा है इस उम्र में बच्चे आमतौर पर बैबलिंग स्टार्ट कर देते हैं, 6 माह की उम्र में बैबलिंग ज़रूर स्टार्ट होती है, लेकिन ये बच्चा तो साल तक इसमें आवाज़ ही बिल्कुल कोई पैदा नहीं करने के काबिल हुआ था, ठीक है जी। या 1 साल का बच्चा, ये 2 साल का बच्चा बातें करना शुरू करता है, लेकिन ये इसमें तो 4 साल का हो गया, इसे अभी कोई बिल्कुल कोई बातें नहीं कर सकता ये, ठीक है जी। तो इसके लिए हम उन पेरेंट्स को या टीचर्स को या जो भी डायरेक्ट केयर गिवर्स हैं उन्हें ख़ास किस्म की चेकलिस्ट वगैरह या रेटिंग स्केल्स भी दे सकते हैं। कि चेकलिस्ट होती है कि आप बच्चे के अंदर, या स्केजुअल्स दे सकते हैं, फ़लाँ टाइम पर फ़लाँ चीज़ आपने चेक करनी है, या चेकलिस्ट के अंदर टिक करते जाना, ये वाली बात है टिक कर दिया, ये है इस टिक कर दिया, इस ख़ास एज में ये वाली बातें आ गई हैं, हाँ जी आ गई हैं, ये काम बच्चा कर लेता है, हाँ जी कर, उन चीज़ों को टिक कर देंगे, वो चेकलिस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। या स्केजुअल्स होंगे या रेटिंग स्केल्स होंगी, ये चीज़ इसके अंदर है तो उसका क्या लेवल है, कितने लेवल की चीज़ के अंदर मौजूद है। इस तरह की ख़ास चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स और जो स्केजुअल्स वो मौजूद मिल जाते हैं, वो पेरेंट्स वगैरह को, टीचर्स वगैरह को डायरेक्ट देकर उनकी ऑब्जर्वेशन से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है या नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा बच्चे की लैंग्वेज कब डेवलप हुई, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना चलना, ये सब एबिलिटीज़ उसमें कब पैदा हुई, इनको हम ऑब्जर्वेशन वगैरह के ज़रिए या इन इनफॉर्मल टेक्निक्स के ज़रिए भी पता चलाया जा सकता है। तो ये टॉपिक इतना ही है। इसके बाद इसमें कुछ जो इंटेलिजेंस टेस्ट का ज़्यादा जिक्र किया गया है वो इंडिया के हवाले से, वो आप लोगों ने नोट्स के अंदर जो मौजूद है वो बिल्कुल नहीं अपने नहीं करना। इसके अलावा ये जो अदर के जो इसका स्टार्ट में इंट्रोडक्शन अच्छा खासा लंबा दे दिया गया है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जहाँ तक मैंने जिक्र किया है अदर मेथड्स, उसका एक पैराग्राफ है, उसके बाद 1-2 पेजेस जो उनसे 2-3 पेजेस नोट्स के अंदर एक सिर्फ डिस्कशन है
उनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है जी। इसमें से भी सिर्फ अपने मेन पॉइंट्स लेने, उनको भी शॉर्टकट पेपर के अंदर आप बयान करना है। जितना डिटेल्स मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ ये समझाने के लिए ज़्यादा है, प्रिपेयर करने के लिए इतना भी आप बेशक ना करें, इससे भी कम करें। अब तक हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। आगे टॉपिक्स आएंगे वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, लेकिन समझने के लिए उनको भी, उन पॉइंट्स को भी समझने के लिए इनको अच्छे तरीके से इनका हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसकी भी बेसिकली 2 टाइप्स होंगे, उनमें से एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।